मुझे तो ज्ञानेश कुमार जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इट इज अनएक्सेप्टेबल। कुछ भी अंट शंट आरोप लगाए जा रहे हैं और हमारे वोटरों को जो है वो अपमानित किया जा रहा है, तो हमें जो है वो आप लिखित हलफनामा दर्ज कीजिए। अब ये क्या सुप्रीम कोर्ट को भी यही बोलेंगे? पर राहुल गांधी जो इशू उठा रहे हैं उनमें दम है, उनमें सच्चाई है और राहुल गांधी में एक ईमानदारी दिखती है कि वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक चीजों को लेके जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, शानदार चैनल है, आप जाकर जरूर देखिएगा। और आज हम राजीव जी से ये जानेंगे कि आखिरकार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है उसके क्या मायने हैं। क्योंकि राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट तो सीधे कह रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में अगर खामियां दर खामियां निकलकर सामने आती रही तो हम पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। अब ये सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार जी को चेतावनी है कि आप इस प्रक्रिया में जो धांधली हो रही है उसको संभालिए, उसको देखिए। और वोट चोरी के आरोप जो राहुल गांधी ने लगाए हैं वो तो है ही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है सर? मुझे तो ज्ञानेश कुमार जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इट इज अनएक्सेप्टेबल। कुछ भी अंट शंट आरोप लगाए जा रहे हैं और हमारे वोटरों को जो है वो अपमानित किया जा रहा है, तो हमें जो है वो आप लिखित हलफनामा दर्ज कीजिए। अब ये क्या सुप्रीम कोर्ट को भी यही बोलेंगे? विरोधी पक्ष के नेता के सामने तो बहुत एंटन दिखाया, बहुत बोला कि हलफनामा अब एक्सेप्टेबल नहीं है, अब हलफनामा चाहिए, है ना। आपकी बातचीत जो है ऐसी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बदनाम कर रहे हैं और वोटर्स के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मतलब सब बड़े टैसिटली, बड़े ही जो है ना कुटिलता के साथ में सब वोटर्स के नाम पे गेम हो रहा था कि वोटर्स को आप बदनाम करो। भाई राहुल गांधी ने या हमारे जैसे जो आलोचक हैं, विश्लेषक हैं, शुरुआत से कहते आए हैं कि ये जो वोटर लिस्ट बनती है इसमें बहुत सारी खामियां हैं और इसका कारण है कि भाई मैन पावर स्ट्रेंथ जो है निर्वाचन आयोग के पास में पहली बात है नहीं। दूसरी बात ये है कि जिन जो स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत है भी, मतलब कुछ लोग यदि काम करने वाले यदि हैं भी, एक तो पहली बात बहुत ज्यादा लोग नहीं है, दूसरी बात जो लोग हैं उनको आप ईमानदारी से काम भी नहीं करने दे रहे हो। उनको पॉलिटिकली जो है आप अपनी सुविधा के हिसाब से उनकी एक्शंस को जो है तोड़ मरोड़ दे रहे हो। आप देखिए अभी आरा भोजपुर में एक बीएलओ का ये हो गया, निधन हो गया, हार्ट अटैक आ गया। उसके ऊपर में इतना प्रेशर डाला गया कि हर दूसरे दिन उसको बुला के कहा जाता था कि भाई आपने लिस्ट ठीक से नहीं बनाई, आपकी लिस्ट में ये खामी है वो खामी है। मतलब आपको अपने मन मुताबिक लिस्ट चाहिए। वो आदमी 3 महीने बाद रिटायर्ड होने वाला था, वो हेडमास्टर था, वो हार्ट अटैक आके गिर गया, बेचारा मर गया, उसका देहांत हो गया। तो ये आप जो है ईमानदारी नहीं बरतोगे, आपके कृत्य में, आपके काम में ईमानदारी नहीं रहेगी, आप हमारे जैसा आलोचकों विश्लेषकों को तो दबा दोगे, आप विरोधी पक्ष के नेता को भी दबा लोगे। अब जाओ सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल के बताओ। सुप्रीम कोर्ट के सामने जितनी होशियारी जो है आप दूसरों के लिए दिखाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जरा दिखाइए कि ये अनएक्सेप्टेबल है, हलफनामा मांगना। आप हलफनामा देने के लिए तैयार हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में कि एक भी गलती निकली तो मैं ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे दूंगा या मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए? यदि एक भी गलती निकलती है तो मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे ज्ञानेश कुमार जी हलफनामा देने के लिए तैयार हैं क्या जो राहुल गांधी से वो हलफनामा मांग रहे थे? तो कहने का अर्थ ये है, आप समझिए हिमांशु जी, कि अभी तक जो भी राहुल गांधी ने त्रुटियां निकाली, जो भी शंकाएं उन्होंने जाहिर की, वो तो सब एक एक करके सही हो रही है। और सिर्फ वो एसआईआर के मुद्दे में नहीं है, आप रफेल से लेके आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से देखता ही है। रफेल के टाइम में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, जनता उस टाइम में समझ नहीं पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गेटवे दे दिया था राहुल गांधी को कि भाई मोदी सरकार को कि बंद लिफाफे में जो है आप दीजिए जानकारी, ये गोपनीय जानकारी है। राहुल गांधी ने जनवरी फरवरी में कह दिया था कि कोरोना को लेके, कोविड को लेके 2020 जनवरी फरवरी में
ये सरकार गंभीर नहीं है। उनकी इस बात को बहुत हल्के में लिया गया और उसका परिणाम फिर पूरे देश ने भुगता। 2017 में ऐसी जब जीएसटी की इम्प्लीमेंट किया गया था जुलाई 2017 में, तब भी उन्होंने कहा था कि आनन फानन में आप जीएसटी इंप्लीमेंट कर रहे हो, रेट्स इतने सारे टैक्स स्लैब्स नहीं होने चाहिए, ये पब्लिक में बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन का स्टेट पैदा करेगा। बिजनेस पीपल जो है, खासतौर पे छोटे और लघु उद्योग वाले जो लोग हैं, उनको बड़ी परेशानी होगी। नहीं सुनी इनकी बात। एसआईआर के मुद्दे पे भी अब वो बोल रहे हैं कि भाई ये सीधा सीधा वोट चोरी का मामला है। यदि अभी भी गंभीर नहीं हुए, देखिए अभी तक एक बार भी राहुल गांधी गलत प्रूफ नहीं हुए। मैं कोई कांग्रेस का स्पोक पर्सन नहीं हूं, ना कोई बहुत ज्यादा मैं कांग्रेस के, आप ये समझ लीजिए कि नेताओं में मेरा बहुत ज्यादा जो है वो विश्वास है, ठीक है। वो मैंने 2014 के पहले उनके बहुत सारे लीडर्स को देखा उठपटांग काम करते हुए। पर राहुल गांधी जो इशू उठा रहे हैं उनमें दम है, उनमें दम है, उनमें सच्चाई है, और राहुल गांधी में एक ईमानदारी दिखती है कि वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक चीजों को लेके जाना चाहते हैं। तो जहां पे जो वो तो जा रहे हैं जी, जी, राहुल गांधी जहां तक जो आरोप लगा रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो अभी तक गलत साबित नहीं हुए हैं। उनको फैक्चुअली कोई गलत साबित नहीं कर पाया। हालांकि राजनीतिक तौर पर मीम्स बनते हैं, राजनीतिक तौर पर बयानबाजी होती है, वो सब अलग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह से चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ रहा है, पहले हमने देखा आधार कार्ड को लेकर बहस हो रही थी, 11 डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे, चुनाव आयोग ने कहा 11 डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए एसआईआर की प्रक्रिया के तहत, हम उनको ही वैलिड मानेंगे, आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, बहुत बड़ी फजीहत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आधार को तो आपको मानना पड़ेगा, बाद में आपने घुटने टेक दिया, आपको मानना पड़ा। 65 लाख लोगों के नाम हम नहीं बताएंगे कि किसके नाम काटे और क्यों काटे। आप फिर फजीहत हो गई आपकी, आपने फिर घुटने टेक दिए और आप वो भी बताने पर मजबूर हो गए। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ही चुनाव आयोग को सीधा करेगा? क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसी टेढ़ी खीर हो गई है, जैसे उंगली, वो एक कहावत है ना कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है कई बार। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर वो उंगली टेढ़ी करे तभी चुनाव आयोग सही रहेगा। निष्पक्षता के साथ काम हो जाए, कोई भी सवाल शंका हो उसका समाधान हो जाए। ज्ञानेश गुप्ता जी ये नहीं चाहते हैं क्या? बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी आपका। देखिए ये दुर्दशा है इस देश की, ये इस देश की दुर्दशा बताता है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गए। आप बताइए, ये मुजोरी नहीं है तो क्या है? कि हम 65 लाख लोगों को निकाल भी देंगे और हम बताएंगे भी नहीं कि किनको निकाला और क्यों निकाला है। मतलब आपकी कोई जवाबदेही, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या इस देश के लोगों के प्रति? कि आप जो मन आया वो कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे भैया हम तो नहीं देंगे आपको, जो करना है आप कर लो। ये इतना ज्यादा आप समझ लीजिए, इतनी मुजोरी चल रही है। और हर चीज में सुप्रीम कोर्ट, आपने सही इंगित किया, सही इशारा किया कि क्या हर चीज में क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भागेंगे क्या? कोर्ट के, आप तो कोर्ट की जिम्मेदारियों को और कोर्ट की समस्याओं को बढ़ा रहे हो। जो काम आपको वैसे ही करके देना चाहिए, बार बार कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है उन चीजों के लिए। क्या आपको खुद को शर्म नहीं आती है? क्या आप बार बार कोर्ट के पास जा रहे हो, फटकार खा के आ रहे हो? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ हिपोक्रेसी इज दिस कि आप जो है वो दूसरों से तो शपथ पत्र मांगो, हलफनामा मांगो, और आप अपने टाइम में इस तरीके की त्रुटियां करो, इस तरीके की गलतियां करो कि एक बीए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी आपके ऊपर में हंसे। ये शर्म नाम की चीज ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में रह नहीं गया है क्या? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा। यानी किस हद तक झुकेंगे? झुकने की भी एक सीमा होती है, कहां तक झुकेंगे आप? कुछ तो लाज लिहाज शर्म कुछ तो होना चाहिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है आपको जो है मतलब दे रहा है, लपेड़ा थपेड़ा दे रहा है खींच के कि नहीं ऐसा नहीं है, आधार कार्ड को इंक्लूड करो, ऐसा नहीं है आपको नाम बताना पड़ेगा। आप क्या मतलब, यू आर ए मैच्योर पर्सन। ये जितने भी चीफ इलेक्शन कमीशन में ये तीनों ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ये मैच्योर पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स हैं। इनसे इस तरीके का मतलब इस तरीके का बिहेवियर दैट इज अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। ये इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। आप बताइए ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है? हम मीडिया के ऊपर में हंसते हैं जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में
ऑपरेशन सिंदूर का जो स्किर्मिश चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस दौरान मीडिया की कवरेज में पूरा दुनिया हम पे हंसता है, पर इलेक्शन कमीशन की ये हरकतें देख के भी दुनिया हंसता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, इलेक्शन सिर्फ फ्री नहीं होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए। ये टीएन सेशन ने भी बोला, कई बड़े लोगों ने, लिंगदो साहब ने, कई लोगों ने इस बात को कहा है। आप कहां करा रहे हो भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कहां करा रहे हो? जब छोटी छोटी बातों पे विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, तब आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ त्रुटि आपके कार्यों में है, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। जी हिमांशु। अच्छा, अनुराग ठाकुर अगर आरोप लगाएंगे, सुप्रीम उसको चुनाव आयोग को घेरेंगे, तो फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता और जो सम्मान है वो सब कायम रहता है। राहुल गांधी सवाल उठा देंगे, अगर वो कहेंगे वोट चोरी हो रही है तो फिर उनसे हलफनामा मांगा जाएगा। ये तो एक हिपोक्रेसी है ही है। हम देख रहे हैं कि 17 तारीख को कहा यह जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के भी हो रहे हैं, और राहुल गांधी उसी दिन वाराणसी को लेकर डेटा ला रहे हैं। काशी को लेकर जो डेटा निकलकर सामने आएगा राहुल गांधी की तरफ से, जैसे वो हाइड्रोजन बम भी बता रहे हैं, अब और भी बड़ा बवाल होने वाला है। ये एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल उठाना एक तरफ, और दूसरी तरफ 17 तारीख को जो होने जा रहा है वो अपने आप में एक हैरानी भरा हो सकता है। जिस तरह से 7 तारीख को एक बम फोड़ा गया था राहुल गांधी की तरफ से कर्नाटका की एक सीट को लेकर, अब 17 तारीख आ रही है, हर कोई इंतजार कर रहा है, उस दिन भी कुछ हो सकता है। देखिए, महादेवपुरा के बाद में ये जो बनारस की आप बात कर, एक बात तो समझ लो आप हिमांशु जी, ये आलोचना झेलते झेलते, क्रिटिसिज्म लेते लेते जो है ना, ये थितर हो गए, बेशरम हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल देंगे कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अरे ये तो बाल बुद्धि है, ये तो ये, मतलब किल द मैसेंजर। जो आदि काल से जो एक स्ट्रैटेजी चलती आ रही है कि जो आदमी आपके ऊपर में इल्जाम लगाए, आप उसी के कैरेक्टर, उसी की इंटीग्रिटी और उसी के इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दो, तो कहानी समाप्त। तो ये ऐसा ही कुछ करना शुरू करेंगे। ये बेशरम हो चुके हैं लोग भाई, आंखों की शर्म वाला जो पानी रहता है वो पानी सूख गया है, आंखों में अब शर्म बची नहीं है। जो आदमी कहता था मेरा क्या है साहब, मैं तो झोला लेके आया हूं, झोला लेके चला जाऊंगा, अब पूरा देश देख रहा है कि भैया झोला उठाने का जब वक्त आया है तो ये अपने पुराने पाप के ये पश्चाताप कर रहे हैं, मणिपुर घूम रहे हैं, मणिपुर में जा रहे हैं, मतलब हर तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई मैं तो अभी बना रहूंगा, मैं बना रहूंगा। हम लोग मेरे से उम्मीद, मतलब ये ऐसा मत लगाइए कि मैं 17 तारीख को जो है अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल आप लोग गलत मत समझिए। मैंने तो परेश रावल से वो लिया है, ट्रेनिंग लिया है, तो मैं कभी कभी कॉमेडी करता हूं, तो आप लोग उस कॉमेडी को सच्चाई मत मान लीजिएगा। ये इनका जो है, ये इनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, ये इनका स्टाइल ऑफ स्टेटमेंट है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था कि झोला लेके आया हूं, झोला लेके चला जाऊंगा, राइमिंग थोड़ा सा तुकबंदी वाला लग रहा था, मुझे लगा अच्छा है तो मैंने बोल दिया। अब आप लोग हैं बेवकूफ के, आप लोगों ने उसको हकीकत और सच्चाई मान लिया। तो कैसा है हिमांशु जी, एक जो शर्म लिहाज, एक जो गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड रहते हैं, जो नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इन लोगों ने जो सेट किए थे, वो इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वाजपेयी जी के टाइम की भाजपा और आज की भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो हाई गवर्नेंस, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे हमारे पुराने दिग्गज नेताओं ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने, वो स्टैंडर्ड सारे डाइल्यूट हो गए, सारे डाइल्यूट हो गए। वो जो बातें अटल जी कहा करते थे कि ये देश रहना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता बदलेगी, तो लेकिन अब ये थोड़ा चेंज हो गया है। कह रहे हैं देश बदल जाए, जीडीपी कहीं चली जाए, हम जो फैसले लें उससे आम आदमी तबाह हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी आ जाए, लेकिन हमारी कुर्सी कायम रहनी चाहिए, कुछ वैसा हो गया मामला। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपने, बहुत अच्छा विश्लेषण किया, बहुत अच्छा आपने जो है वो टिप्पणी की है। वही है भाई, कुछ भी हो जाए मेरी गद्दी बची रहनी चाहिए, उसके लिए मुझे रोना पड़ जाए, धोना पड़ जाए, कहीं भी आंसू निकालना पड़ जाए, कोई भी नौटंकी करनी पड़ जाए, कितना भी पैसा देके कहीं पेड़ जो है किसी से गाली, अपने आप को खुद ही कहलवा दो, कहीं अपने घर के लोगों को कहला, मतलब जो भी एनी ट्रिक इन द बुक है ना, हर तरीके का ट्रिक जो है वो इस्तेमाल करना है। क्यों? ताकि मेरी सत्ता जो है वो बनी रहे, सत्ता मेरी बनी रहनी चाहिए।
तो साहब आप ये बताइए, जो आदमी कहता था मैं चाय वाला हूं, वो आदमी करोड़ों करोड़ों रुपए अपने विज्ञापन पे खर्च करता है। ये हिमांशु जी, ये पैसे आ कहां से रहे हैं? ये आपके और मेरे जेब से आ रहे हैं। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, मान लीजिए 100 रुपए यदि हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो 10 रुपए जो है मोदी जी के विज्ञापन के लिए और मोदी जी की सरकार के विज्ञापन के लिए हम टैक्स दे रहे हैं। ये कभी इस देश की जनता ने ध्यान से सोचा ही नहीं है कि भारत सरकार ये इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन चैनल्स, प्रिंट मीडिया, बिल बोर्ड्स, तमाम तरीके की विदेशी यात्राएं, इन सब के ऊपर में जो एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रही है, ये उनकी जेब से जा रहा है। और कितनी भारी विशाल मात्रा में जा रहा है। मुझे लगता है 5 से 10 रुपए जो हम टैक्स पे कर रहे हैं 100 रुपए में, वो 5 से 10 रुपए जो है वो मोदी जी के इमेज बिल्डिंग में ही जा रहा है, विज्ञापन में ही जा रहा है। वो कोई स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने, अच्छी रोड बनाने, साफ पानी प्रोवाइड करने, इन सब में नहीं जा रहा जन कल्याणकारी कार्यों में, ये जा रहा है उनके विज्ञापन में। तो क्या ऐसे गवर्नेंस चलेगा? ये कौन सा अच्छा, एक गवर्नेंस? खबर छपी है सर, एक खबर छपी है, अब ये कितनी सही है या नहीं सही है मैं दावा नहीं कर सकता। दैनिक भास्कर पे एक खबर छपी है, लिख रहे हैं कि रूपानी जी की अंतिम यात्रा का खर्च भाजपा ने नहीं दिया। रूपानी जी जो अभी एक प्लेन हादसा हुआ, बहुत ही बुरा, मतलब प्लेन हादसा हुआ, उसमें 243 लोग सवार थे, उसमें रूपानी जी भी थे, उनका निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार पर खर्च होना था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो बीजेपी ने शायद मना कर दिया या नहीं दिया, उनके परिवार को 20 से 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ये खबरें निकलकर सामने आ रही। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है अपने लोगों को लेकर, इस खबर से साबित होता है। हालांकि हम इस खबर पे ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि खबरें छप रही हैं इस तरह की, तो फिर क्या ही कहा जाए। नहीं तो कैसे देंगे? बीजेपी बहुत गरीब पार्टी है, इनके अकाउंट कांग्रेस ने फ्रीज करा के रखे हैं, ईडी और डीआरआई से कहला के, है ना। इस तरीके की बातें जो है, कोई कोई आपको जो आश्चर्य नहीं होगा कि अंधभक्त जो मूर्खानंद है, वो लोग इस टाइप का जो है मैसेज सर्कुलेट करना चालू कर दें कि कांग्रेस ने ईडी के साथ कंप्लेन करके भाजपा के अकाउंट कराया फ्रीज, अब कहां से दें हम पैसे? भाई आप बताइए, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी गुजरात जैसे स्टेट के। एक दुखद विमान दुर्घटना में, एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई है। एक आदमी जो अपना पूरा जीवन दे देता है पॉलिटिकल पार्टी को सृजित करने में, अपना पूरा जीवन दे देता है, जवानी लगा देता है, अपने फैमिली को इग्नोर कर देता है, उस आदमी की अंतिम यात्रा में भी आप उसका साथ नहीं दे रहे हो। तो ये मतलब अब ये जो है, अभी के जो भाजपा के लीडर्स हैं, इनकी जान सुखरी होगी। जितने जो हैं, जो ईमानदारी का चोगा पहन के रखे हैं, ये सोचेंगे कि भैया पैसे बना ही लो, नहीं तो अंतिम संस्कार के भी लाले पड़ जाएंगे। अभी ये हालत आने वाली है जल्दी। क्योंकि देखिए, ये बहुत गंदा, बहुत गलत जो है एग्जाम्पल सेट करता है। कारण इसका ये देखिए, हो सकता है कि रूपानी फैमिली के पास में संसाधन हो सकता है नहीं हो। मुझे उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं मालूम है कि रूपानी फैमिली जो है उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आदमी आपका चीफ मिनिस्टर रहा है, ठीक है, उसके प्रति पार्टी की जिम्मेदारी कुछ बनती है कि नहीं बनती है? कि पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं? जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है। अब आडवाणी जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे कितना मार्गदर्शन लिया जाता है, मार्गदर्शक मंडल में है ना वो, तो उनसे कितना मार्गदर्शन लिया जाता है। सवाल तो ये भी देखिए सर, आपने किसी को जिम्मेदारी देकर उस पद पर बैठाया, अब आप उससे कुछ काम भी तो लेंगे कि आप जाएंगे उनके बर्थडे पर बुके लेकर, केक लेकर और बस हो गया। साल में सिर्फ एक ही बार उनकी जरूरत पड़ती है, वो भी फोटो खिंचवाने के लिए कि देखिए आडवाणी जी को हम कितना लाड़ दुलार करते हैं, हम तो उनके बर्थडे पर उनके पैर छूने चले जाते हैं। तो खाली उनको पैर छूने के लिए रखा है, दिखावे के लिए रखा है। आज की डेट में अटल जी भी होते तो उनके साथ भी यही कर रहे होते ये लोग। मतलब अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत है, तो उनका नाम खूब बुलाया जा रहा है। अगर वो आज होते तो आडवाणी जी से अच्छे हालात उनके थोड़ी ना होते। हिमांशु जी, आडवाणी जी के जो बहुत करीब लोग हैं, जो आज भी बहुत करीब हैं, जो आज भी जाके उनसे मिलते हैं, उनमें से कई लोग मेरे बहुत परम मित्र हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं मेरे, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को, भाजपा के खास तौर पे लोगों को, ये मेरी पुख्ता जानकारी है, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस द्वारा मुझे पता चला है कि हतोत्साहित किया जाता है। कई बार तो धमकी भरे लिहाज में भी कहा जाता है कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति हो गई है आडवाणी जी की, जिसने ये पार्टी को खड़ा किया था।
आप बताइए, 2 सीट थी 1984 में, एक गुजरात में महसाना से जीते थे और एक शायद श्री रंगा रेड्डी करके आंध्र प्रदेश में जगह, वहां से जीते थे। 2 सीट से ये आज आप बताइए कहां पहुंच गई ये पार्टी। 283 जब पहुंची थी 2014 में, तब तो अडवाणी जी एक्टिव थे, तो 2 सीट से 283 सीट तक पहुंचे ना। अडवाणी जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस व्यक्ति को आपने बुला दिया, उस व्यक्ति को आपने हाशिए पे लगा दिया और सारे चाटुकार जो है अपने आजू बाजू में भर लिए हैं, सारे चाटुकार। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कार्यकर्ता छाती ठोक के बोलता था कि किसी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, यहां टैलेंट को मौका मिलता है, जिसके अंदर भी हुनर है, जिसके अंदर भी टैलेंट है, वो आगे बढ़ जाएगा। अब वो पार्टी को किस तरीके से हाईजैक कर लिया गुजरात के 2 लीडर्स ने, ये अपने आप में बहुत बड़ी केस स्टडी है। ये कल को कोई ना कोई चल के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जरूर इसके ऊपर में थीसिस लिखेगा, पीएचडी लिखेगा, नहीं लिखेगा तो मैं ये किताब लिख दूंगा, पर ये जरूर जो है ये चीज आगे आने वाले 15-20 सालों में एक रिसर्च का विषय होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे 2 लोगों की पार्टी बन के रहेगी। ये एक ऐसी पार्टी है जिसको चाल चरित्र और चेहरे के कारण जाना जाता था एक समय में, आज की बात नहीं कर रहा हूं। आज आप देखिए कि उसकी क्या हालत हो गई है कि सारे बड़े लीडर मौनी बाबा हो गए हैं, किसी के पास में हिम्मत नहीं है, किसी के पास में एकदम दमखम नहीं बचा कि पलट के सवाल पूछे कि साहब ये पॉलिसी बनाई तो क्यों बनाई, डीमोनेटाइजेशन किया तो क्यों किया, किसका लाभ हुआ, जीएसटी के 5 रेट्स लेके आए तो किसका लाभ हुआ, गौतम अदानी को आप ठेके पे ठेके दिए जा रहे हो तो किसका लाभ हो रहा है, ये क्यों आप ऐसा कर रहे हो, गौतम अदानी को फेवर क्यों कर रहे हो, ये क्वेश्चन कौन पूछेगा। पार्टी के अंदर भी किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है, ताकत नहीं है कि वो एक भी सवाल ये 2 गुजराती लीडर से पूछ ले। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर से प्रश्न करना चाहता हूं कि भैया कहां गई आप लोगों की मर्दानगी, कहां गया आप लोग का शौर्य, कहां गया आप लोग की ईमानदारी, कहां गया आप लोग का चारित्रिक गुण, क्यों नहीं आप लोग जो है वो सही सवाल पूछते हो अपने शीर्ष पे बैठे हुए नेताओं से। क्या ऐसी मजबूरी है आपकी, क्या सत्ता का ऐसा लॉलुपता है, लॉलीपॉप आपके पास आ गया है कि आप जो है अपनी ईमानदारी और पार्टी का जो चरित्र है, जो संविधान है, उसको भी भूलने के लिए आप तैयार हो। 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, भाजपा का आज तक अध्यक्ष अनाउंस नहीं हो पाया और सारी भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है कि हम 13 करोड़ हमारे सदस्य, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एक लीडर ऐसा इसमें निडर नहीं है जो उठ के सवाल पूछ दे कि 1.5 साल से जो है ये जेपी नड्डा जी क्यों कंटिन्यू किए हुए। एक लीडर के अंदर में ऐसा दमखम नहीं बचा। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भारतीय जनता पार्टी जो मानी जाती थी कि ये गलत को गलत और सही को सही कहने वाली लोगों से भरी हुई पार्टी है, आज पूरी की पूरी पार्टी मौन हो गई है, एकदम शांति शून्य, जो बोला जाए शून्य बटा सन्नाटा पार्टी के अंदर छा गया है। जी हिमांशु। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल, संविधान को ये लोग कहते हैं हम मानते हैं, विपक्ष जो आरोप लगाता है शायद वो सही लगाता है, क्योंकि ये जब अपना संविधान नहीं मान रहे हैं, जब 75 साल वाली बात नहीं मान रहे हैं, जब ये बात नहीं मान रहे हैं कि एक पद पर 2 लोग नहीं रह सकते हैं, नड्डा जी अध्यक्ष भी बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो ये देश का जो संविधान है या फिर जो प्रक्रिया है उसको कैसे मानेंगे, अपने आप में सवाल खड़े ही होते हैं। फिलहाल देखिए क्या होता है आने वाले समय में, उसकी अपडेट जो है हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।